कहानियों की दुनिया अतुल विश्नोई की जुबानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं कहानी जावा से पलायन का तीसरा और अंतिम भाग। लेखक हैं रस्किन बॉन्ड। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम सब हिंद महासागर के बीचों बीच क्यों तैर रहे हैं। उसे लग रहा था कि हम लोग बटाविया से कुछ मील दूर क्रूज पर आए हैं। डिंगी जब समुद्र की लहरों के बीच ऊपर नीचे हो रही थी तो उसकी असामान्य गति से सभी सी सिक, समुद्र में घबराहट होना और चक्कर आना हो रहे थे। क्योंकि कोई कुछ खाने की स्थिति में ही नहीं था, इसलिए एक दिन का राशन बच गया। धूप बहुत तेज थी और पिताजी ने मेरे सिर को एक बड़े से बिंदी वाले रूमाल से ढक दिया था। उन्हें हमेशा से पीली बिंदियों वाले बड़े रूमाल पसंद थे और वे अपने साथ कम से कम वैसे 2 रूमाल तो हमेशा रखते थे। इसलिए उनके पास अपने लिए भी एक रुमाल था। 16 टोपी जो समुद्र के पानी से अच्छी तरह भीगी हुई थी, मिस्टर मगरिज के काम आ रही थी। जब मैं अपनी घबराहट और चक्कर से उबरा तब मुझे अचानक पिताजी के कीमती स्टैम्प एल्बम की याद आई और मैं उठकर बैठ गया। हमारे स्टैम्प्स! आप स्टैम्प्स एल्बम लाए कि नहीं डैड? उन्होंने अफसोस में सिर हिलाया। अब तक तो वो समुद्र के नीचे पहुंच चुका होगा, उन्होंने कहा। लेकिन चिंता मत करो, मैंने कुछ दुर्लभ स्टैम्प्स अपने वॉलेट में रखे हैं। और उन्होंने खुश होते हुए अपनी शर्ट की जेब थपथपाई। डिंगी पूरे दिन तैरती रही, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि वो हमें कहाँ लेकर जा रही थी। शायद ये गोल गोल घूमकर परिक्रमा कर रही है, मिस्टर मगरिज ने हताशा से कहा। हमारे पास न कोई कंपास है और न पाल, और चप्पू होते तो भी हमें ज्यादा दूर तक नहीं ले जा पाते। हमारे पास खुद को धारा के हवाले छोड़ देने के अलावा और कोई चारा नहीं था, इस उम्मीद के साथ कि वो हमें किसी जमीन की ओर तो ले ही जाएगी, या कम से कम किसी गुजरते हुए जहाज के इतने नजदीक कि कोई हमारी पुकार सुन ले। सूरज सुर्खलाल होता हुआ धीरे धीरे अस्त हो गया, जैसे समुद्र में समा गया हो। अंधेरा हमें घेरने लगा था। वो एक अंधेरी बिना चांद की रात थी और हमें लहरों के ऊपर के सफेद झाग के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पिताजी के कंधों पर सर रखकर लेटा हुआ था और आसमान में टिमटिमाते हुए तारों को देख रहा था। शायद तुम्हारा दोस्त सोनो भी आज आसमान में इन्हीं सितारों को देख रहा होगा, पिताजी ने कहा। दुनिया इतनी भी बड़ी नहीं है। हाँ, और हमारे चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही है। अंधेरे में मिस्टर मगरिज की आवाज आई। सोनो की याद आई तो मैंने अपनी जेब में हाथ डाला और उसके दिए सी हॉर्स को वहां सुरक्षित पाकर आश्वस्त हो गया। मेरे पास सोनो का दिया हुआ सी हॉर्स अभी भी है। मैंने पिताजी को सोनो का तोहफा दिखाते हुए कहा। इसे संभाल कर रखो, उन्होंने कहा। यह हमारे लिए अच्छी किस्मत ला सकता है। क्या सी हॉर्सेस भाग्यशाली होते हैं? क्या पता, लेकिन उसने तुम्हें ये प्यार से दिया है और प्यार प्रार्थना जैसा होता है, इसलिए इसे संभाल कर रखो। मैं उस रात ज्यादा देर तक नहीं सोया। शायद कोई भी ठीक से सो नहीं पाया था। कोई ज्यादा बातचीत भी नहीं कर रहा था, सिवाय मिस्टर मगरिज के, जो लगातार ठंडी बियर और सलामी के बारे में कुछ बोलते जा रहे थे। अगले दिन मुझे ज्यादा घबराहट नहीं हुई। 10 बजते बजते मुझे जोरों से भूख लगाई थी, लेकिन नाश्ते में हमें सिर्फ 2 बिस्किट्स, 1 टुकड़ा चॉकलेट और थोड़ा सा पानी मिला था। दिन बहुत गर्म था और हमें जल्दी ही फिर से प्यास लग गई, लेकिन सबने ये फैसला किया कि हम अपने खाने पीने पर कड़ाई से नियंत्रण रखेंगे। 2-3 यात्री अभी भी बीमार थे, लेकिन बाकी मिस्टर मगरिज समेत अपनी भूख और हिम्मत वापस पा चुके थे और अब अपने बचाए जाने की संभावनाओं पर चर्चा कर रहे थे। डिंगी में डिस्ट्रेस रॉकेट्स हैं क्या? डिस्ट्रेस रॉकेट्स यानी आपदा में संकेत देने के काम आने वाले रॉकेट, पिताजी ने पूछा। यदि हमें कोई जहाज या प्लेन दिखाई देता है तो हम एक रॉकेट छोड़ सकते हैं। हो सकता है किसी की नजर हम पर पड़ जाए, वरना दूर से हमें देखे जाने की संभावना बहुत कम है। डिंगी के एक एक कोने में खोजा गया, लेकिन कोई रॉकेट नहीं मिला। किसी ने पिछले गाय फॉक्स डे पर उसका इस्तेमाल कर लिया होगा, मिस्टर मगरिज ने टिप्पणी की। हॉलैंड में गाय फॉक्स डे नहीं मनाया जाता, पिताजी ने कहा। गाय फॉक्स अंग्रेज था।
आह, मिस्टर मगरिज बोले, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि ज्यादातर महान व्यक्ति अंग्रेज ही होते हैं, और ये गाय फॉक्स साहब ने कौन सा कमाल कर दिया था। संसद को बम से उड़ाने की कोशिश की थी, पिताजी ने कहा। उस दिन दोपहर में हमने पहली बार शार्क मछलियां देखीं। वे विशालकाय मछलियां जब नाव के नीचे सरकतीं तो लगता कि उनके धक्के से नाव उलट जाएगी। कुछ देर बाद वो चली गईं, लेकिन शाम को फिर वापस आ गईं। रात को जब मैं पिताजी की बगल में नींद से भरा लेटा था, मुझे अपने चेहरे पर पानी की बूंदों का स्पर्श महसूस हुआ। पहले तो मुझे लगा समुद्र की लहरों का छींटा होगा, लेकिन जब छींटे बंद नहीं हुए तब मुझे समझ में आया कि बारिश हो रही थी। बारिश! मैं उठकर बैठ गया और चिल्लाने लगा, बारिश हो रही है। सब लोग जाग गए और मग, टोपी और दूसरी चीजों से पानी बाहर निकालने में लग गए। मिस्टर मगरिज अपना मुंह खुला रखकर लेटे रहे और बारिश का पानी पीते रहे। ये ज्यादा अच्छा है, वो बोले। दुनिया भर की धूप और रेत ले लो और मुझे इंग्लैंड में एक बारिश का दिन दे दो। लेकिन सुबह तक बादल छंट गए थे और मौसम पहले दिन से भी ज्यादा गर्म था। कुछ ही देर में हम धूप की गर्मी से झुलस कर लाल हो गए। दोपहर तक मिस्टर मगरिज भी शांत हो गए। किसी में भी बोलने की शक्ति नहीं बची थी। फिर मेरे पिताजी फुसफुसाए, तुम्हें किसी प्लेन की आवाज सुनाई दे रही है बेटा? मैंने ध्यान से सुना और लहरों की सरसराहट के ऊपर मुझे दूर से आती हुई एक प्लेन की आवाज सुनाई दी। वो काफी दूर रहा होगा, क्योंकि हम उसे देख नहीं पा रहे थे। हो सकता है वो सूर्य की दिशा में उड़ रहा हो और तेज धूप में हमारी आंखें चौंधिया गई हों, इसलिए वो हमें नजर नहीं आ रहा हो। और ये भी हो सकता था कि वो आवाज सिर्फ हमारी कल्पना की उपज हो। उसके बाद अपनी याददाश्त खो चुके डच यात्री को लगा कि उसने जमीन देखी है, और वो क्षितिज की ओर इशारा करके बार बार कहने लगा, वो रहा बटाविया। मैं कह रहा था ना कि हम किनारे के करीब हैं। बाकी लोगों को कुछ नहीं दिख रहा था। मतलब मेरे पिताजी और मैं अकेले नहीं थे जो कल्पना कर रहे थे। पिताजी बोले, इससे यह साबित होता है कि इंसान वही देखता है जो वो देखना चाहता है, भले ही देखने के लिए कुछ ना हो। शार्क मछलियां अभी भी हमारे आसपास थीं। मिस्टर मगरिज को उनसे चिढ़ हो रही थी। उन्होंने अपना जूता उतारा और सबसे नजदीक वाली शार्क के ऊपर फेंका, लेकिन शार्क ने जूते पर ध्यान नहीं दिया और हमारे पीछे तैरती रही। अगर आपका पैर भी उस जूते में होता मिस्टर मगरिज, तो शार्क ने उसे स्वीकार कर लिया होता। पिताजी ने चुटकी ली। आप लोग अपने जूते मत फेंकिए, कप्तान ने कहा। हमें किसी निर्जन समुद्र तट पर उतरकर सैकड़ों मील पैदल चलना पड़ सकता है। शाम को हल्की हवा चलने लगी और हमारी डिंगी लहरों पर ज्यादा तेजी से बढ़ने लगी। आखिरकार हम आगे बढ़ रहे हैं, कप्तान ने घोषणा की। परिक्रमा कर रहे हैं, मिस्टर मगरिज बोले। लेकिन हवा में बहुत ताजगी थी। उसने हमारे जलते हाथ पैरों को शीतल कर दिया और फिर हमें नींद भी आ गई। आधी रात को भूख से मेरी नींद खुल गई। तुम ठीक हो ना? पिताजी ने पूछा। वो बिल्कुल नहीं सोए थे। मुझे भूख लगी है, मैंने कहा। क्या खाना पसंद करोगे तुम? संतरे। हमारे पास संतरे तो नहीं है, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए एक टुकड़ा चॉकलेट बचाकर रखी है और थोड़ा सा पानी भी है, अगर तुम्हें प्यास लगे तो। मैं चॉकलेट को बहुत देर तक अपने मुंह में रखकर चुगलता रहा ताकि वो जल्दी खत्म ना हो। फिर मैंने थोड़ा सा पानी भी पिया। आपको भूख नहीं लगी? मैंने पूछा। बहुत जोर से लगी है। मैं एक पूरा टर्की खा सकता हूं। जब हम बॉम्बे या मद्रास या कोलंबो या जहां भी हमें ये डिंगी ले जाए पहुंच जाएंगे तो हम शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में चलेंगे और ऐसे खाएंगे जैसे 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 किसी तबाह हो चुके जहाज के नाविक, मैंने कहा। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि हम कभी जमीन तक पहुंच पाएंगे डैड? हां, मुझे विश्वास है। तुम्हें डर लग रहा है क्या? नहीं, जब तक आप मेरे साथ हैं, बिल्कुल नहीं।
अगली सुबह हमें सीगल्स दिखे तो हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सीगल्स का दिखना इस बात का स्पष्ट संकेत था कि किनारा अब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन एक डिंगी 30-40 मील का फासला तय करने में भी कई दिन लगा सकती थी। समुद्री पक्षी शोर मचाते हुए हमारी डिंगी के ऊपर चक्कर काट रहे थे। पिछले 3 दिनों और 3 रातों में हवा, समुद्र और अपनी खुद की थकी हारी आवाजें सुनने के बाद ये पहली परिचित आवाजें थीं जो हमारे कानों में पड़ रही थीं। शार्क मछलियां गायब हो चुकी थीं और ये भी हमारे लिए एक उत्साहवर्धक संकेत था। उन्हें पानी में फैल रही तेल की चिकनाई पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन कुछ ही देर में पक्षी हमसे दूर चले गए और हमें डर लगने लगा कि हम कहीं फिर किनारे से दूर न जा रहे हों। परिक्रमा, मिस्टर मगरिज ने फिर से कहा। परिक्रमा। हमारे पास 1 सप्ताह के लिए पर्याप्त भोजन और पानी था, लेकिन कोई 1 सप्ताह और समुद्र में बिताने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। सूरज आग के गोले जैसा तप रहा था। हमारे पास सबकी प्यास बुझाने जितना पानी नहीं था। दोपहर तक हमारी उम्मीद और हिम्मत दोनों हमारा साथ छोड़ने लगी। पिताजी के मुंह में उनका पाइप था। उनके पास तंबाकू नहीं था, लेकिन उन्हें अपने दांतों के बीच पाइप दबाना अच्छा लगता था। वो कहते थे कि इससे मुंह कम सूखता है। शार्क्स वापस आ गई थीं। मिस्टर मगरिज ने अपना दूसरा जूता भी उनके ऊपर फेंक दिया। इंग्लैंड की गर्मियों में बारिश जैसी खूबसूरत कोई चीज नहीं होती, वे बुदबुदाए। मैं डिंगी के गड्ढे में पिताजी के बड़े रुमाल से अपना चेहरा ढककर सो गया। रुमाल पर बनी पीली बिंदियां जैसे ढेर सारे गोल गोल घूमते सूरजों में बदल गई थीं। जब मेरी नींद खुली तो मैंने अपने ऊपर एक बड़ी सी छाया झुकी हुई देखी। पहले मुझे लगा वो बादल था, लेकिन वो तो हिलती डुलती छाया थी। पिताजी ने मेरे चेहरे पर से अपना रुमाल हटाते हुए कहा, अब उठ जाओ बेटा, हम जल्दी ही घर पहुंचने वाले हैं। हमारे बगल में मछुआरों की एक नाव थी और वो छाया उसी की चौड़ी लहराती पाल की थी। बहुत से तांबई रंग के मछुआरे, हमें बाद में पता चला कि वे बर्मीज थे, मुस्कुराते और लगातार बोलते हुए अपनी नाव के डेक से हमें देख रहे थे। उसके कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी और मैं बॉम्बे में थे। पिताजी ने अपने दुर्लभ स्टैम्प्स 1000 रुपए से ज्यादा में बेच दिए और हम एक आरामदेह होटल में रहने लगे। मिस्टर मगरिज को वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। बाद में हमें उनका एक पोस्ट कार्ड मिला जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंग्लैंड की बारिश बहुत खराब होती है। और हम क्या करेंगे? मैंने पूछा। हम इंग्लैंड वापस नहीं जाएंगे क्या? अभी नहीं, पिताजी ने कहा। जब तक युद्ध खत्म नहीं हो जाता तुम शिमला के एक बोर्डिंग स्कूल में जाओगे। लेकिन मैं आपको छोड़कर क्यों जाऊं? क्योंकि मैं रॉयल एयरफोर्स यूके की वायुसेना में शामिल हो गया हूं, उन्होंने कहा। वो आगे बोले, चिंता मत करो, मेरी पोस्टिंग दिल्ली में हो रही है। मैं बीच बीच में आकर तुमसे मिलता रहूंगा। 1 हफ्ते बाद मैं एक छोटी सी ट्रेन में बैठा था जो छुक छुक करती हुई शिमला के ऊंचे नीचे पहाड़ी रास्ते पर चल रही थी। बहुत से भारतीय, एंग्लो इंडियन और अंग्रेज बच्चे रेल के डिब्बे में भरे हुए थे। मुझे उनके बीच में बहुत अजीब सा लग रहा था, जैसे कि मैं उनके मजाक का पात्र था। लेकिन फिर भी मैं दुखी नहीं था। मैं जानता था पिताजी जल्दी ही मुझसे मिलने आएंगे। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि जैसे ही उन्हें अपना पहला वेतन मिलेगा वो मेरे लिए कुछ किताबें, एक जोड़ी रोलर स्केट्स और एक क्रिकेट बैट लेकर आएंगे। तब तक मेरे पास सोनो का दिया हुआ जेड का सी हॉर्स तो था ही, और वो सी हॉर्स आज तक मेरे पास है। अभी आप सुन रहे थे रस्किन बॉन्ड की लिखी हुई कहानी जावा से पलायन, अतुल विश्नोई की आवाज में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया अभी कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, इस कार्यक्रम को और अधिक दिलचस्प बनाने के लिए हमें आपके सुझावों का हमेशा इंतजार